नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। बिहार में जब से ये नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से लगातार राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और यही वजह है कि और एनडीए में एक तरह से देखा जा रहा है कि बहुत कुछ सब कुछ ठीक ठाक नहीं देखा जा रहा है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार अपने पुराने सहयोगी को फोन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी में वापस आ जाएं। हाल ही में भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार को भी नीतीश कुमार ने फोन कर यह आग्रह किया कि वो उनकी पार्टी में वापस आएं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त खुद हमारे साथ भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद हैं। अरुण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। जी धन्यवाद सर, हम यही जानना चाहेंगे, पहला सवाल कि क्या नीतीश कुमार जी का फोन आया था? हमारे पास एकदम विश्वस्त सूत्र से जानकारी मिली है कि आपकी बातचीत उनसे हुई है। क्या उन्होंने क्या कहा कुछ बातचीत में? हमसे बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम तो बहुत पहले बहुत दूर चले गए हम दोनों। नहीं, हमारे पास जो जानकारी है उसमें यह है कि आपसे लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई है और अगर आधे घंटे तक बातचीत हुई है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ कहा गया होगा उनकी तरफ से। बात ऐसे ही चलती रहती है, हमसे कोई संवाद नहीं है और न हम संवाद चाहते हैं, इसलिए कि मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि बिहार को इन्होंने ऐसे अराजक परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है कि यदि हम उस अराजकता को बल देने के लिए कोई बात करें तो ठीक है, लेकिन हम तो अराजकता में से बिहार को बाहर निकालना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि किस रूप में यह बातचीत आगे बढ़े? अगर बातचीत हुई है तो किस रूप में यह बातचीत आगे बढ़े और आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, अब हम तो यही कहते हैं कि वो सृजन घोटाले में सीधे अभियुक्त हैं, सुशील मोदी और जी नीतीश कुमार जी जी तो अभियुक्त हैं। तो उनको तो या तो सरकार कहीं न कहीं सिस्टम यदि संरक्षित कर रहा है तो उनको खुद नैतिकता के आधार पर बिहार के हित में इस्तीफा कर देना चाहिए और बताना चाहिए ये हजारों करोड़ जो टैक्स का पैसा है इसका कैसे हो गया और उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, जनता को बताना चाहिए। तब मन साफ होगा और तब एक नई बात बिहार में हो सकती है। अभी तो भ्रष्टाचार बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। जी नहीं, तो अगर वो कह रहे हैं आपको पार्टी में आने के लिए, और हमारे पास जो जानकारी है शायद उन्होंने कुछ मंत्रिमंडल में भी कहा उन्होंने कि आप जो भी मंत्रालय चाहते हैं वो ले लीजिए, अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो वो बन जाइए। तो क्या आप विचार कर सकते हैं जेडीयू में जाने के लिए? माने हम उनके भ्रष्टाचार पर के साथ शामिल हो जाएं? नहीं, तो आप एक सहयोग तरह से करें बता रहे उनके हैं कि आप भ्रष्टाचार में। उनके क्या एक जी से पहले ही से भ्रष्टाचारी हैं, हम भी शरीक हो जाएं उसमें। नहीं, तो आप क्या एक तरह से खारिज कर रहे हैं कि नहीं, आप नहीं जाएंगे कभी भी? किसी भी परिस्थिति में ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो आप जेडीयू के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है वापस जाने के लिए? फिर से इस बात की घोषणा बहुत पहले कर दी है कि नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारियों के सहयोगी हो गए हैं, अराजक तत्वों के सहयोगी हो गए हैं। बिहार में जो सृजन घोटाला हुआ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, इसमें स्पष्ट तौर से इनका संरक्षण लोगों को मिलता रहा। तो ऐसे परिस्थिति में जीवन के किसी भी मोड़ पर उनसे मिलना मुनासिब नहीं है। नहीं, अगर मान लिया जाए और मान मुनव्वल करते हैं अगर नीतीश कुमार, तो क्या लगता है कि एक बार अरुण कुमार जी मतलब मान जाएंगे और वो माफ कर देंगे कि नहीं, अब जो हम अभी तक कह रहे थे अब वो नहीं कहेंगे, अब आगे हम उनके साथ चलेंगे? और हो सकता है सृजन घोटाले में भी जो जिस तरह की घोटाले की बात हो रही है तो वो कहेंगे कि ठीक है हम जांच करवाएंगे, हम डायरेक्ट उसमें संलिप्त नहीं है, लेकिन जो भी दोषी होंगे उनको सजा दिलवाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में आप जा सकते हैं? देखिए, राजनीति में
ऐसे लोग हैं जो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, और राजनीति में इसका मतलब कुछ नहीं रह गया है। राजनीतिज्ञों के बात का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गया है। जो आम लोग करते हैं, शाम में गाली देते होते हैं। न तो मैंने कभी नीतीश कुमार को गाली दी है और न कोई ऐसी बात कही है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार से मेरा कोई विद्वेष नहीं है और न लालू यादव से द्वेष है। मेरा सिर्फ मूल्य विचार की लड़ाई है। मैंने नीतीश कुमार जी के साथ काम किया जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, और मैंने महसूस किया था कि बिहार को एक नया अच्छा बढ़िया नेतृत्व मिलेगा, जिसमें जाति धर्म से ऊपर उठ करके चीजों में निष्पक्ष बिहार को जो उसकी बौद्धिक संपदा है उसके आधार पर, उसकी पूंजी के आधार पर पूरे देश में विश्व मानवता की सेवा करेगा बिहार, जो इसका पुरातन संस्कृति रहा है। और हम इस संस्कृति के एक छोटा ही अंग हैं, लेकिन हैं, और इसी के लिए मैं राजनीति में हूँ। राजनीति डिप्टी सीएम बनने के लिए है और मंत्री बनने के लिए नहीं। अब लेकिन लोग ऐसा किया करते हैं, सुबह कुछ बोल रहे हैं, शाम में जाके हो गए, और शाम में अभी तक सरकार जिनको भ्रष्टाचारी मानते रही है, यदि उनके साथ हो गए तो हरिश्चंद्र हो जाते हैं जी। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका मेरे राजनीतिक जीवन से ताल्लुकात नहीं रखता है कि हम ये कह दें कि वो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो मैं अपनी भाषा बदल दूंगा। मैं जो बोल रहा हूं, मैं हार्ट से बोलता हूं, माइंड से नहीं बोलता, हार्ट से बोलता हूं, और सत्य के करीब है। मैं सनातन संस्कृति और मूल्य परंपरा के एक छोटा संचालक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संवाद के रूप में विद्यार्थी जीवन से काम करता रहा हूं, और लगता है कि अंतिम सांस तक इस बात को मैं निभाऊंगा। इसलिए उनके साथ जाने का, काम करने का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, आपके पास एक और जानकारी है कि शायद आपके संपर्क में कुछ बीजेपी के भी नेता हैं, क्योंकि आप अभी कुछ दिनों के बाद एक सनातन वो लगाने वाले हैं, संगोष्ठी भी करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आप बीजेपी के तरफ कुछ हो सकता है मूवमेंट, बीजेपी में जा सकते हैं अगर बीजेपी के लोग आपको कहें आने के लिए? देखिए, कोई लोग कहें कि ना कहें, जहां हमारा मौलिक प्रश्न है उस पर मैं बहुत समझौता नहीं करता हूं। मैं जिन मुद्दों पर हूं, मैं तो बीजेपी के साथ काम किया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार को दूसरे चश्मे से देखते हैं और लालू यादव के भ्रष्टाचार को दूसरे चश्मे से देखते हैं, तो कैसे संभव जी? जब भ्रष्टाचार, अगर बीजेपी में भी आप नहीं जा सकते हैं? नहीं, जाने का तो मेरी पार्टी है, जाने का कहां सवाल है। जाने का हम तो काम कर रहे हैं, पार्टी फिर बनाए क्यों? यदि समता पार्टी से लंबे दिनों तक 20-25 वर्षों तक काम किया, उसको जेडीयू तक काम किया, वहां भी बहुत सारी चीजें मेरे स्वभाव विचार से मेल नहीं खाता था, समझौता किया, लेकिन इसकी एक सीमा होती है ना। जब मैंने देखा कि ये सारे भ्रष्टाचारी जो हमारे कार्यकर्ताओं को पीटते थे, राजद के लोग, वो सब चले गए जेडीयू में, तो हमने देखा कि ये बैतरनी पार करने का एक ये सत्ता हथियार है, और उसमें कुछ बेहतर आवाम के लिए हो सकता है, तो ऐसे चोरी को भी पर पर्दा डाला जा सकता है। शिक्षा समाप्त, कानून व्यवस्था समाप्त, भ्रष्टाचार चरम पर, लूट चरम पर, तो ऐसे में कम से कम आवाज तो उठाते रहेंगे। भारतीय सब लोग पार्टी आवाज तो उठाते रहे। कोई जरूरी नहीं कि हम तो 2 बार एमएलसी भी रहे हैं, जीत के आए हैं, कोनो नीतीश कुमार की कृपा से तो आए नहीं है, 2 बार सांसद भी रहे हैं। हाँ, उसमें सहयोगियों की कृपा रही होगी, तो हमारा बल भी उनको काम किया होगा।
नहीं, एक सूचना आ रही है कि बीजेपी जो है वो अब 2025 में अकेले चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयारी कर रही है और अभी से तैयारी कर रही है। अभी चुनाव खत्म हुआ और अभी से तैयारी में जुट गई है और शायद यही वजह है कि सुशील मोदी जी को वहां से केंद्र में यानी कि राज्यसभा के लिए भेजा गया है। अब वहां पर बीजेपी नई टीम बना रही है, तो नई टीम बनाने में वो अन्य लोगों से भी संपर्क साध रही है। तो क्या ऐसी स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी अगर यह कहे कि नहीं आप अपनी पार्टी के साथ विलय कर लीजिए, तो क्या यह संभव है कि अरुण कुमार जी जो है वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे? अच्छा, हम कह रहे हैं कि उस नई टीम के नेता सुशील मोदी होंगे जो सृजन घोटाले के नायक हैं, हम उनके नेतृत्व में काम करें ना। नहीं, तभी तो उनको वहां से हटाया गया है कि उनको केंद्र के तरफ भेजा गया है कि नहीं अब आप बिहार की राजनीति में मत रहिए और बिहार में एक नए तरह से अपनी टीम वो बनाने के लिए चाह रहे हैं। केंद्र भी चलाइए और शीर्षस्थ नेता हैं, आप कुशल हैं, केंद्र भी चलाइए, राज्य भी चलाइए, बाकी सब लोग कुछ नहीं है। तो क्या हम यह माने कि अरुण कुमार जी एक भारतीय सब लोग पार्टी को लेकर ही आगे बढ़ेंगे और किसी भी पार्टी में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है? जी नहीं, ठीक बात है। हम लोग बड़े रिलीजियसली इस पार्टी को विचार, मूल्य और परंपरा के संरक्षण के लिए पार्टी बनाई है और पार्टी को बहुत ईमानदारी से ले चल रहे। ठीक है, वोट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम बहुत पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज इस तरह का वातावरण बाजार का हो गया है कि राजनीति भी बाजार के चौराहे पर खड़ा है और उसमें सुचिता, उसमें गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, महात्मा फुले, अब ये सब सिर्फ कहने के विषय रह गए हैं। लेकिन एक जरूर है जहां कंकड़ डालने के बाद तरंगे उठती हैं और हम चाहते हैं कि युवा इन चीजों को देखें, बेरोजगारी को देखें, भ्रष्टाचार को देखें, सुचिता को देखें, क्योंकि अंत में सनातन का अर्थ ही है कि सत्य का ना अंत होता है, ना आदि है, ना अंत है, अनंत है। तो आप लोग एक सनातन धर्म संस्कृति का संगोष्ठी भी करना चाहते हैं, तो वह क्या, कैसे, उसका क्या प्रारूप होगा और कहां पर वह आप करेंगे और क्या यह वैश्विक स्तर पर होगा यह सनातन धर्म संगोष्ठी? जी नहीं, ये हम करेंगे सो नहीं, हम उसमें उसको देखिए, ये सनातन का बड़ा विचित्र ये है कि कोई लोग इससे घबराते भी बहुत हैं कि ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है, फलाना है, पिछला है। सनातन सत्य है, यह मानव संस्कृति के लिए आवश्यक है। हमारे पुरखों ने हजारों वर्ष में जो जीवन में प्रयोग किया है अपने ये वह संरचना पर जो प्रयोग किया है कि यह जो एक आत्मा अमर है और शरीर जो है सो नश्वर है, तो इसके जो विशिष्ट गुण हैं सनातन के, वो ये है कि सत्य के करीब है। यह विश्व मानवता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, गीता, उपनिषद, ये सब उसके सनातन परंपरा के वो संवाहक शक्तियां हैं जिसको लोग स्वीकारने से इनकार कर रहे हैं। कभी कभी उसमें इस तरह की कुरीतियां प्रवेश कर जाती हैं जिससे लगता है कि ये नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया। सनातन तो सत्य है और वह सत्य के करीब है और हमारे पूर्वजों ने जो हजारों वर्ष पहले प्रयोग किया है वही विश्व मानवता के लिए आवश्यक है। तो राजनीति उसी का एक हिस्सा है। मनुष्य एक व्यवस्थित जीवन जिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता दे, उत्कृष्ट समाज की संरचना हो, इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, जो मूल्य विचार इसके साथ जुड़े हुए हैं, वह जीवन लाइफ स्टाइल है और ये सब नष्ट हो रहे हैं। सिर्फ उसको उकेरना है। हम भारतीय सब लोग पार्टी इस विधा को आगे ले जाने का संकल्प दोहराते हैं। इससे नष्ट, जैसे आप देखिए
कि इसमें खुसरो जैसे लोग रहे। अब अभी आपका हाल ही में कबीर एक जैसे बयान आया, हाल ही में रहीम आपका जैसे एक लोग। बयान आया जिसमें आपने कहा कि भारत में कोई भी जो है वो मुसलमान नहीं है, सभी जो है वो हिंदू हैं, उनके पूर्वज हिंदू थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो सनातन मुस्लिम परंपरा समुदाय अभी हैं भारत में, वो आपका विरोध चंगेज के करेंगे इस वंशज बयान पर? यहाँ के जो मुसलमान हैं, हम हजारों ऐसा लोगों को जानते हैं जो जिनका लेकिन उनकी पूजा पद्धति पर हम कोई प्रहार नहीं करते। हम बहुत बहुत सनातनी हैं जो समझते हैं कि ये धर्म का टकराव ही सनातन परंपरा के संवाहक होने का ही है। हम इसलिए कह रहे हैं ये आज चेतने की जरूरत है, उनको भी चेतने की जरूरत है। ये चंगेज के वंशज नहीं है, ये गोरी के वंशज नहीं है, ये लुटेरे नहीं हैं, ये भारत के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और ये पूजा पद्धति विशेष परिस्थिति में इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, पूजा पद्धति इनकी बदल गई है। हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे अंग हैं, हमारे खून हैं। अब इन लोगों को सद्बुद्धि थी पहले, और इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार थे, इसीलिए जाकिर हुसैन थे। अब इस परंपरा के जो लोग हैं, चाहे जिस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़े सहम से गए, और जो चंगेजी परंपरा है वो सर उठा रहा है, जो मोहम्मद गोरी के ये हैं। तो इसलिए मुझे बोलने की जरूरत हुई, चूंकि समाजवाद के नाम पर अभी बहुत हम उन लोगों को गाली भी दे रहे हैं कि ये असली समाजवादी ये हैं कि ये चुप रहते हैं आताताइयों पर जी। तो हम ये नहीं है, चाहे इधर के हो, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुसलमान के हो, जो आताताई हैं वो सनातनी नहीं है। ये तो सनातनी वो हैं जो भारत को, विश्व परंपरा को भारत के माध्यम से, इसकी शक्ति के माध्यम से एक ऐसा अभिष्ट चीज उपलब्ध कराया है जो मानवीय सभ्यता और संस्कृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसको यदि हमने नष्ट किया तो निश्चित तौर से यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसको हमें बचाए रखने की जरूरत है। और इसीलिए हम कहते हैं, अभी जैसे देखिए हैदराबाद में कहा कि 15 मिनट छोड़ दिया जाए तो हम बता दें 85 करोड़ लोगों को। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया था कि अगर 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा देते हैं तो फिर उसके बाद हम दिखा देंगे कि क्या तो सब समाजवादी या कम्युनिस्ट सब चुप रहे जी। तो ये ऐसे समाजवादी हैं, ये लोहिया होते, ये राजनारायण होते तो इस पर चुप नहीं रहते। लेकिन हम लोग भी चुप रहे हैं, आज तक चुप नहीं रहने की जरूरत है, क्योंकि सांस्कृतिक अवमूल्यन बड़ी तेजी से हो रहा है। और इसीलिए आज सनातन परंपरा को मजबूती से, यह विश्व मानवता के लिए आवश्यक है। दुनिया के लोग बराबर जब संकट में होते हैं, वैचारिक संकट में होते हैं, तो भारत की ओर देखते हैं। क्यों देखते हैं? ऋषि परंपरा की ओर क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं कि वह मानवता मानवेतर प्राणियों की भी रक्षा की बात हमारी परंपरा में रही है। हम लोग वैसे नहीं हैं। जो लोग कहते थे कि पहाड़ पूजो, नदी पूजो वाले लोग हैं, अभी नदी पहाड़ पूजने की क्या साइंटिफिक, ये संपूर्ण संरचना एक वैज्ञानिक विधा पर आधारित है। इसलिए आज जैसे शर्मिला टैगोर अपने पोते का नाम तैमूर रखते हैं जी। अभी शर्मिला टैगोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के वंशज हैं, पटौदी साहब। और ये तैमूर कितना कैसे ये सब भाव आता है? तो ये इसका मतलब ये कि अपनी विरासत को ये नहीं जानते हैं, मूल्यों को नहीं जानते हैं, कि जो दुनिया के सबसे राक्षसी शक्तियां थी उसमें तैमूर थे, इतने क्रूएल। तो ऐसे नाम दे देने से तो ऐसे क्रूएल तत्व का समावेश हो जाता है। हमारे सनातन परंपरा में नाम ऐसा रखा जाता है, राम कृष्ण, या नाम ही रखना है यदि
तो रहीम रखें, जी कलाम रखें। अभी कलाम साहब ने सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी ये आपकी तैमूर मुलाकात तो कुछ दिनों अब ये पहले मैं देखा, आपका वॉल चेक कर रहा रखें। था, तो आप अभी गए हुए थे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से मिलने के लिए, चूंकि तो उस मुलाकात के क्या मायने हैं? मानवता की चिंता करता है। सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप कुछ दिनों पहले ही बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से मुलाकात किए हुए हैं, तो क्या उस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? सतीश मिश्रा से मुलाकात का क्या मायने है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन सतीश मिश्रा जी हमारे बड़े भाई हैं और वे एक विधि विशेषज्ञ भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनसे चर्चा राष्ट्रहित में ही हमने कुछ की है और करना चाहिए, चूंकि ऐसे बौद्धिक लोगों को पर यह विचार के आदान प्रदान से निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे प्रमुख राज्य हैं जो तमिलनाडु तक, रामेश्वरम तक जी और इधर कहीं ऐसा तो नहीं सर कि अभी अब 2022 में चूंकि यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या आप भारतीय सब लोग पार्टी को यूपी में भी ले जाना चाहते हैं और शायद इसी कड़ी में यह मुलाकात हुई हो? अभी वो चुनावी भेंट नहीं थी। देश में जो उथल पुथल है, वैचारिक मूल्यन है, अब ये जगत जननी मां जानकी का भूमि है और वो राम का जन्म स्थली है, तो वैचारिक का मूल्यन का शिकार राष्ट्र नहीं हो, विचार के साथ राजनीति हो, ऐसी चर्चा तो स्वाभाविक है। लेकिन हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं। मैं अयोध्या गया हुआ था, तो अयोध्या से लखनऊ चला गया, उनसे मिला, उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति यदि किसी वे कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं और समाज को दिशा देने का उन्होंने काम किया है, उनके प्रति मेरे मन में एक सकारात्मक भाव हमेशा बना रहता है। पार्टी अलग अलग हो तो हम लोग मिलने से कुछ चर्चा तो हुई, लेकिन वो चर्चा बहुत कोई राजनीतिक मायने नहीं रखता। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका यह कहना था कि अगर बार बार भी अगर नीतीश कुमार उनको फोन कर मनाने की कोशिश करेंगे, इसके बावजूद भी वो नहीं जाएंगे। आप अभी हद तक हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।